नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ, जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज बने? तो यह विभाजन जो है 1866 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले भारतीय ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन किस कारण हुआ था? तो दूसरा जो विभाजन हुआ था वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी अल्पाई पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने मथुरा में वेदों की शिक्षा ली थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम जो है स्वामी विरजानंद था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शुद्धि आंदोलन, हिंदू धर्म छोड़कर जा चुके लोगों की वापसी का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया था? तो शुद्धि आंदोलन जो है आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंजाब में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की श्रृंखला की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है पंजाब में लाला लाजपत राय और महात्मा हंसराज के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हरिद्वार के पास गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना 1902 में पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में किसने की थी? तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए है, यह राजनीतिक नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह राजनीतिक नारा सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो विवेकानंद के बचपन का नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त था। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 में किसने की थी? तो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है 1896 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। दोस्तों, एक जरूरी सूचना है, आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, यदि सोए हुए भारत को जगाना है तो उसकी आत्मा यानी धर्म को जगाना होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद का है। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में किसके द्वारा की गई थी? तो 15 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ओलकॉट के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की, जो बाद में BHU बना? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रभाकर पत्रिका में लिखा? तो लोक हितवादी के नाम से जो है लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि महाराष्ट्र की जनता द्वारा किस वर्ष दी गई थी? तो ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि जो है 1888 में दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खान ने किस वर्ष वैज्ञानिक समाज की स्थापना गाजीपुर में की थी। तो वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 ईस्वी में किया गया था। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खां का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इनका मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सर सैयद अहमद खां द्वारा कांग्रेस के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था। तो 21 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में इनके द्वारा बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवबंद मदरसा दारुल उलूम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी। तो देवबंद मदरसे की स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में की गई थी। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, देवबंद आंदोलन का ब्रिटिश सत्ता के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो 23 का आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे विदेशी शासकों के कट्टर विरोधी थे और राष्ट्रवादी चेतना का समर्थन करते थे। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, नदवातुल उलमा लखनऊ की स्थापना 1894 में किसके नेतृत्व में की गई थी। तो 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौलाना शिबली नोमानी के नेतृत्व में की गई थी। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया या घोषित किया था। तो स्वयं को इन्होंने मसीह और कृष्ण का अवतार माना था। डी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, वहाबी आंदोलन मूल रूप से अरब के किस सुधारक के विचारों से प्रेरित था। तो वहाबी आंदोलन जो था वो अब्दुल बहाव के विचारों से प्रेरित था। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वहाबी आंदोलनकारियों ने भारत को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से बदलकर क्या बनाने का संकल्प लिया था। तो 27 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दारुल इस्लाम बनाने का संकल्प लिया था। ए ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, बंगाल में किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा गया फराइजी आंदोलन किसने शुरू किया था। तो फराइजी आंदोलन जो था वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र का क्या नाम था जिसने फराइजी आंदोलन को क्रांतिकारी रूप देकर जमींदारों के खिलाफ मोर्चेबंदी की। तो उनका नाम था दादू मियाँ मोहम्मद मोहसिन। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1831 में बालाकोट के युद्ध में सिखों और सिखों के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए किस मुस्लिम समाज सुधारक नेता की मृत्यु हुई थी। तो 30वें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी की हुई थी। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू स्थायी बंदोबस्त की योजना का मुख्य प्रारूप यानी ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो इसका जो मुख्य प्रारूप था उस सर जॉन शूर के द्वारा तैयार किया गया था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का स्थायी कानूनी मालिक किसे स्वीकार किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त के तहत भूमि का जो स्थायी मालिक था वो जमींदार को स्वीकार किया गया था। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने इस्तमरारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त को बंगाल और बिहार के अलावा किस क्षेत्र में लागू किया था। तो इसको बंगाल और बिहार के अलावा जो है बनारस संभाग और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। यानी बनारस संभाग और उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया गया था, बिहार और बंगाल के अलावा। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1794 के सूर्यास्त कानून के अनुसार यदि जमींदार निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करता था तो सरकार क्या करती थी। तो 34 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। यानी सूर्यास्त कानून के तहत जो डेट तय किया जाता था उस तक सूर्यास्त होने तक आपको राजस्व जो है जमा करना होता था जमींदारों को। अगर जमींदार राजस्व जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी जो है नीलाम कर दी जाती थी। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, 1792 में कैप्टन रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी के किस जिले में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रायोगिक यानी ट्रायल के तौर पर सबसे पहले लागू किया था। तो 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 महल जिला में सबसे पहले जो है इसको लागू किया गया था ट्रायल के तौर पर। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत
सरकार और किसानों के बीच भूमि लगान का पुनर्मूल्यांकन कितने वर्षों के बाद होना तय था? तो 20 से 30 वर्ष के बाद होना तय था। तो बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था ब्रिटिश शासन द्वारा सीधे किसानों के साथ समझौते पर आधारित थी, जिसमें कोई बिचौलिया जमींदार नहीं था? तो उस व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र या प्रांत में लागू की गई थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था जो थी वो मध्य प्रांत, आगरा, अवध और पंजाब में लागू किया गया था। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व एकत्र करने की सामूहिक जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व एकत्र करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो पूरे गांव के जमींदार या लंबरदार की होती थी। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय महालवाड़ी व्यवस्था को किस वर्ष आधिकारिक विनियामक द्वारा कानूनी रूप दिया गया? तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1822 में इसको कानूनी रूप दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पारंपरिक ग्रामीण आत्मनिर्भरता का अंत हुआ और किसान जो है भूमिहीन से मजदूर बनने लगे, यानी भूमिहीन हो गए और मजदूर बनने लगे किसान। तो डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को नष्ट करने के लिए मुख्य रूप से किस नीति का प्रयोग किया? तो मुख्य रूप से इनके द्वारा एक तरफा मुक्त व्यापार और भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी सीमा शुल्क वसूला गया। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या बनकर रह गई थी? तो 43 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल आपूर्तिकर्ता और तैयार माल का उपभोक्ता बाजार बन करके रह गई थी। तो बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड के किस विख्यात औद्योगिक शहर के बने कपड़ों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को पूरी तरह बाजार से बाहर कर दिया था? तो 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनचेस्टर। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण भारत के कौन से प्राचीन प्रसिद्ध व्यापारिक नजर उजाड़ या जनसंख्या विहीन होने लगे थे? तो 45 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जो है उजाड़ होने लगे थे। तो सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय कारीगरों की बर्बादी का मुख्य परिणाम क्या हुआ? तो इसका मुख्य परिणाम हुआ ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ, जिससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक बोझ बढ़ा। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिसे भारतीय उद्योगों की तबाही और बढ़ गई? तो 47 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अब और भी कंपनियां भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। तो बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय बुनकरों की दशा इतिहास में संकट के ऐसे दौर जैसी है जिसकी मिसालें पहले नहीं मिलती। यह टिप्पणी 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किसने की थी? तो यह टिप्पणी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में भारत में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताएं, यानी कि कच्चे माल की मांग। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नील की खेती से संबंधित नहीं थी? तो जो पद्धति नील की खेती से संबंधित नहीं थी वो इजारेदारी व्यवस्था है। ये राजस्व वसूलने की व्यवस्था थी। इसके अलावा निज व्यवस्था, रैयती व्यवस्था, तिनकठिया प्रथा, ये सभी जो है नील की खेती से संबंधित थी। आपको रैयती व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंफ्यूज नहीं होना है। रैयती व्यवस्था अलग चीज़ है और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1859 के बंगाल के नील विद्रोह की शुरुआत नदिया जिले के किस गांव से हुई थी? तो गोविंदपुर गांव से हुई थी। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल के नील आंदोलन का समर्थन करने वाले समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ए ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में कृत्रिम रंगों के आविष्कार का भारतीय नील उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 54 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय नील उद्योग पूरी तरह घाटे में आ गया और नष्ट हो गया। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में चाय बागान उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा एकाधिकार के तहत विकसित किया गया। तो 55 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम और दार्जिलिंग में विकसित किया गया। सी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भारत में खाद्यान्नों के स्थान पर नकदी फसलों को उगाने का अंतिम घातक परिणाम क्या हुआ। तो अंतिम घातक परिणाम इसका हुआ कि भीषण और लगातार अकालों की श्रृंखला, यानी बार बार जो है अकाल पड़ने लगे। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने किस लेख में धन निष्कासन का विचार पहली बार पढ़ा था। तो धन निष्कासन का विचार पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिया गया था और उन्होंने इसको अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पढ़ा था। ये ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास में किस आदरणीय नाम से जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण को बेनकाब करने वाली पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 खंडों में किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ग्रंथ है ये 1901 में प्रकाशित हुई थी और आर.सी. दत्त के द्वारा लिखा गया था इसको। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे धन के निष्कासन सिद्धांत का विरोध करते हुए इसे एक भ्रम बताया गया था और ब्रिटिश शासन को वरदान माना था। तो 60 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने इसको एक भ्रम बताया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के धन निष्कासन का एक रूप काउंसिल बिल्स क्या था। तो काउंसिल बिल जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा धन का हस्तांतरण के लिए जारी किए जाने वाले बिल थे। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश शासनकाल में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रति व्यक्ति अनुमान 1867-68 में कितना रुपया था। तो 62 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 20 रुपये था। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और 20 रुपया इन्होंने बताया हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का धन बाहर जाता है और वही धन फिर से भारत में ब्रिटिश पूंजी के रूप में वापस आता है जिसका पुनः ब्याज देना पड़ता है। यह चक्र किसने समझाया था। तो यह चक्र जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने समझाया था। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, महादेव गोविंद रानडे ने भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किस सभा के मंच का उपयोग किया। तो 64 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग किया था। ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे युग की शुरुआत करने का मुख्य श्रेय किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल को दिया जाता है। तो रेलवे युग की शुरुआत करने का जो मुख्य श्रेय है वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे निर्माण के लिए निजी ब्रिटिश कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कितने प्रतिशत निश्चित लाभ यानी ब्याज की गारंटी दी गई थी। तो 5% निश्चित लाभ यानी कि ब्याज की गारंटी दी गई थी। डी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में रेलवे के विकास की आरंभिक अवधि 1853 से 1869 को किस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है पुरानी गारंटी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न है 1901 में भारत में रेलवे की कार्यप्रणाली और प्रशासन में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो जिस समिति का गठन किया गया था उसका नाम था थॉमस रॉबर्टसन समिति। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में रेलवे का विकास एक निजी निवेश था जिसका जोखिम पूरी तरह भारतीय करदाताओं पर था। इसे क्या कहा गया? तो 69 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको वित्तीय साम्राज्यवाद का औजार कहा गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेलवे के विकास ने भारत के कुटीर उद्योग को कैसे प्रभावित किया? तो 70 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश मशीनी माल भारत के गांव के आंतरिक बाजारों तक आसानी से पहुंच गया जिससे स्थानीय उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गए। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में रेलवे का विकास ब्रिटिश उद्योगों के विकास के लिए किया गया था, न कि भारत के आर्थिक विकास के लिए। यह विचार किस राष्ट्रवादी नेता का था? तो यह जो विचार है वो गोपाल कृष्ण गोखले का विचार है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष एकवर्ष समिति की सिफारिश को पूरी तरह लागू करते हुए भारत का रेल बजट सामान्य बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था? तो 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1924 में ऐसा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे का एक सकारात्मक सामाजिक प्रभाव माना जाता है, भले ही वह ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य नहीं था? तो 73 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के लोगों के एक साथ यात्रा करने से राष्ट्रीय चेतना और एकता को बल मिला। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के तत्वाधान में कलकत्ता में स्थापित बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष बंद हो गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1832 में बंद हो गया था। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 बाद में किस नाम से पुनर्गठित हुआ? तो बाद में इसको जो है बैंक ऑफ बंगाल 1809 के नाम से इसको पुनर्गठित किया गया। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था, बाद में 1809 में जब पुनर्गठित किया गया तो बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। सी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। 1921 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका जो मुख्य कार्य था यह रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है जो आज भी कार्य कर रहा है? तो 77 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक है, अब इंडियन बैंक में इसका विलय हो गया है, तो ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना का मुख्य विचार और पंजीकरण किस शहर में हुआ था? तो 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1926 में किस शाही आयोग ने भारत के लिए एक पृथक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की पुरजोर सिफारिश की थी? तो 79 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिल्टन यंग कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों को ऋण देने के मामले में ब्रिटिश स्वामित्व वाले बैंकों का क्या रवैया था? तो 81 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे भारतीय उद्यमियों के प्रति अत्यधिक भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते थे और ब्रिटिश कंपनियों को प्राथमिकता देते थे। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है। 1908 में बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा किस प्रमुख भारतीय बैंक की स्थापना की गई थी? तो उनके द्वारा जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में आत्माराम पांडुरंग की सहायता की और उसे बौद्धिक आधार दिया? तो 83 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा महादेव गोविंद रनाडे ने ऐसा किया था।
तो बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से कौन सी पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका बंगला में निकाली थी? तो 84 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो संवाद कौमुदी हो जाएगा, जो 1821 में उनके द्वारा निकाला गया था। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को किस गवर्नर जनरल ने अंतिम रूप से स्वीकृत और लागू किया? तो 85 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने इसको स्वीकृत किया था और लागू किया था। तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 का शिलान्यास किस ब्रिटिश वायसराय ने किया था? तो इसका जो शिलान्यास था वो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, के अंतर्गत सरकार को मिलने वाले कुल राजस्व का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? तो 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वह हमेशा के लिए निश्चित यानी स्थायी कर दिया गया था, जिसमें भविष्य में वृद्धि नहीं हो सकती थी। तो ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित की गई आर्थिक अवधारणा का व्यवहारिक रूप थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुख्य रूप से डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत से विकसित किया गया था। डी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में भूमि का नक्शा और रजिस्टर यानी कि खसरा खतौनी तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति किसने विकसित की? तो 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स थॉमसन ने विकसित किया था। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय हस्तशिल्प और बुनकरों की बर्बादी के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा, कुटीर उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गए और भारत में बेरोजगारी व गरीबी अभूतपूर्व रूप से बढ़ी। बी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, 1859-60 के नील आंदोलन के दौरान किसानों ने कौन सी ऐतिहासिक कसम खाई थी? तो 91 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वे अब कभी भी नील की खेती के लिए अग्रिम धन यानी ददनी नहीं लेंगे और न ही नील बोएंगे, एक कसम खाई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को रुधिर स्राव की संज्ञा दी। कांग्रेस के किस नेता ने इसे ब्रिटिश शासन की रीढ़ कहा था? तो 92 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त ने इसको ब्रिटिश शासन की रीढ़ कहा हुआ था। सी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने और क्राउन यानी कि ब्रिटिश महारानी का शासन प्रत्यक्ष रूप से शुरू होने के बाद रेलवे में कौन सी नई प्रणाली लागू हुई? तो इसके बाद रेलवे में जो प्रणाली लागू हुई उसको नई गारंटी प्रणाली नाम दिया गया। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है। 1921 में जब तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका मुख्यालय जो है बंबई में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है। आर्य समाज ने समाज सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका कड़ा विरोध किया था? तो 95 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विवाह और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जातिगत भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया था, महिला अशिक्षा का भी इनके द्वारा विरोध किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में भारत से बाहर किस स्थान पर हुई थी जहां उनकी समाधि आज भी स्थित है? तो 96 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, यहीं पर आज भी इनकी समाधि बनी हुई है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना फैजाबाद में किस वर्ष हुई थी जो पूर्णतः सीमित देयता वाला पहला बैंक बना? तो 97 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1881 में बना था ये बैंक। तो ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में भारत के कपास के भारी मात्रा में निर्यात का मुख्य गंतव्य कौन सा देश था? तो 98 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रिटेन था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव रखी और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य मुद्दा बनाया? तो 99 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने ऐसा किया था, सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था।
आरसी दत्तो के द्वारा भी ये किया गया था और एमजी रनाडे के भी द्वारा भी ये किया गया था। ये तीनों जो है धन निष्कासन सिद्धांत के जो है समर्थक थे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही वो सिद्धांत दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 में कौन बनाए गए थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो है सर ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।